कर रहा हूँ भाई, भागो भागो। ये फ़ोन में दिख रहा है जो हमारे साथी अभय दिखा रहे हैं ये वीडियो, ये ठीक वही जगह है जहाँ पे हम खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे हैं। यहीं पे वीडियो शूट हो रहा था और उसके बाद धमाका हुआ और भागो भागो की आवाज़ आने लग गई। ये चांदनी चौक है, ये चांदनी चौक का पुलिस थाना है, पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी है। मुझे यहाँ से दिखने में थोड़ा सा गौरी शंकर मंदिर जो है ये पुलिस चौकी है। सामने मंदिर दिख रही है, आप जब वीडियो फ्रेम चेंज होता है तो सामने ही मंदिर दिखता है। तो जो धमाका हुआ वो यहाँ से मात्र 100-150 मीटर की दूरी पर, उसके आगे हुआ। अभी आप देखेंगे पुलिस के जवान खड़े हैं, उस तरफ पूरा बैरिकेड लगा दिया गया। इसके ठीक उस पार आपको रात के अंधेरे में नहीं दिखेगा, लेकिन वो जो बड़ी लाइट दिख रही है उसके पीछे लाल किला है, इसीलिए कहा जा रहा है कि लाल किले के पास धमाका हुआ। हम एकदम बिल्कुल नज़दीक में है जहाँ पर धमाका हुआ था और इधर एक घर में शादी का कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम के लोगों में भाग दौड़ करते हुए CCTV फुटेज है। मैं अब आपको CCTV फुटेज दिखाने वाला हूँ, तमाम चीज़ें दिखाने वाला हूँ। और रात के तकरीबन 1:30 बजे जब मैं, विनय, हमारी टीम से अभय, असद यहाँ पे आपको रिपोर्ट देने जा रहे हैं, तो अब तक की सबसे बड़ी खबर इस धमाके से जुड़ी आपको बताने जा रहे हैं। पहली खबर जो ये है, अभय फ़ोन देना। पहली खबर ये, जो कार का जो मालिक है, जिसके पास ये कार थी, जिस I-10 में धमाका हुआ, वो कार एक्चुअल में किसके पास थी, वो कार का जो ओनर है करंट, उसका पता लग गया है। इसका पुलवामा से क्या कनेक्शन है वो पता लग गया है। लेकिन मैं उससे पहले एक आध तस्वीरें और दिखा देना चाहता हूँ। ये CCTV फुटेज आया हुआ है जब धमाका हो, उसके बाद 6:51 पे देखेंगे कि कैसे लोग भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ये CCTV फुटेज उसी वक्त का है। और इसके अलावा जो जानकारी आ रही है, रात के तकरीबन 1:30 बजे जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, विनय हमारे साथी बताएंगे। विनय, बताइए, इसमें अब तो लगभग ये दिशा उसी तरफ जा रही है कि ये कोई CNG ब्लास्ट नहीं था, ये एक आतंकी हमला हो सकता है, पूरी आशंका इसी की है। जी, अभी मतलब इस बात पे बहुत संदेह बाकी नहीं रहा है कि आतंकवादी हमला हो सकता है। हालांकि अभी तक जो है प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है, तो आधिकारिक जो स्टैंड है वो यही है कि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके बावजूद जो है, जिस तरीके के एविडेंस हमने खुद देखे हैं, जिस तरीके से चश्मदीदों से हमने खुद बात की है, और जो हमारा जो हमने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है उसके हिसाब से जो है लगभग संभावना यही बनती है कि एक आतंकवादी हमला है। और फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि इस कार के जो मालिक, जो हमको पहले कहा जा रहा था कि सलमान है, उसके बाद में सलमान का ये कहना था कि उन्होंने 2 साल पहले ये कार नदीम को बेच दी। अब इस कार का जो आखिरी ऑनर जो हैं वो तारिक नाम का एक शख्स है जो कि पुलवामा का रहने वाला है। उसकी ये तस्वीर है, और ये तारिक की जो तस्वीर है, तारिक ने ये गाड़ी ली थी और इस गाड़ी के ऊपर अभी हाल ही में फरीदाबाद में चालान हुआ। आपको याद होगा कि फरीदाबाद से ही अभी एक्सप्लोसिव पकड़े गए हैं। ये जो HR 26CE 7674 नंबर की गाड़ी है, इसी गाड़ी में धमाका हुआ और ये गाड़ी फिलहाल तारिक के पास। हाँ, सफ़ेद रंग की I-10। इसका मतलब ये इस हमले का जो कनेक्शन है या जो ब्लास्ट है, इसका तार पुलवामा तक जा रहा है। हाँ, पुलवामा तक जा रहा है। आपको इसमें 2 चीज़ें मैं जोड़ देता हूँ। डॉक्टर आदिल अहमद राठर जो 360 किलो RDX के साथ फरीदाबाद में पकड़ा गया। डॉक्टर मुजम्मिल शकील जिसको 360 kg RDX के साथ जो है और राइफल के साथ कहीं पे कश्मीर में जो है इंटेल के बाद छापेमारी हुई, वहाँ गिरफ्तारी हुई। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के जो हैं पोस्टर चिपके थे। उसके बाद जांच एजेंसियों ने जब जांच शुरू की तो पहला छापा जो है कश्मीर में लगा, जहां पे जो लड़के थे उन्होंने ये कहा कि एक डॉक्टर आते हैं दिल्ली से, वो दरअसल जो है यहाँ पे पोस्टर लगा के जाते हैं। तो वहाँ पे जो बरामदगी हुई वो एक बेरेटा पिस्टल थी और एक AK-57 राइफ़ल थी। उसके अलावा एक AK-47 राइफ़ल थी। 2900 kg ID मटेरियल इंक्लूडिंग एक्सप्लोसिव केमिकल रिजेंट एंड इन्फ्लेमेबल मटेरियल जो है, इलेक्ट्रिक सर्किल, बैटरी वगैरह, वायर वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बरामद हुई थी। उसके बाद में उन लोगों की निशानदेही के बाद में फरीदाबाद में जो है छापेमारी हुई। उस छापेमारी में 360 किलो एमोनियम नाइट्रेट है ना, जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल जो है ज्वलनशील केमिकल है, वो एक असॉल्ट राइफल जो है मुजम्मिल शकील के घर से बरामद हुई। 3 मैगजीन और 83 लाइव कारतूस जो है वो बरामद हुए। ये सब आप बता रहे हैं ना विनय, तो मुझे मतलब एक बार वो तस्वीर मेरे जहन में कौन रही है कि वो बच्चा, वो जो
क्योंकि ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ये चांदनी चौक है, अगर कोई दिल्ली आया हो तो जानता हो, हर कोई शॉपिंग करने आता है। यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉगर आते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं। ठीक इसी जगह पे वो बंदा वीडियो बना रहा था और तभी ब्लास्ट होता है, और यहाँ से मात्र 100 मीटर दूरी पे। तो मतलब बहुत ही सोच करके रूह कांप जाती है, दिल दहलता है कि जो 10 लोग मरे हैं, जिनकी जान गई है। और एक बात मैं और यहाँ पे बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहूँगा, और मुझे इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये एक आतंकी हमला हुआ है। अगर सरकार इसको मानती है, अगर इस पर ये जांच बैठती है, तो इसको जो भी नाम सामने आ रहे हैं, चूँकि हम इतने दिनों से देख रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब इसको फिर से एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की जाने लग जाएगी। हमारे देश के बहुत सारे लोग उसको टारगेट करके लिखना पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं एक दूसरी तस्वीर आपके सामने साफ कर देना चाहता हूं, ताकि सनद रहे, ताकि जो अगर मान लीजिए ये आतंकी हमला जिसकी आशंका जताई जा रही है, अगर वो है, तो वैमनस्य ना फैले। उसके लिए मैं आपको ये लिस्ट दिखाना चाहता हूँ, जिसमें 28 लोगों के नाम आए हैं। जो मृतक हैं उनके नाम अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन जो इसमें घायल हैं इसमें आप नाम से जान सकते हैं कि धर्म देख करके यहाँ पे जो लोग घायल हुए हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं। मैं अगर नाम से पढ़ना चाहूँ, उसमें सिख भी हैं। इसमें देखिए साइना परवीन, हर्षुल, शिवा जायसवाल, मोहम्मद मिस्टर समीर, जोगिंदर, भवानी शंकर, गीता, विनय पाठक, ये लोग घायल हैं। विनोद, शिवम झा, मोहम्मद शहनवाज, अंकुश शर्मा, अशोक कुमार, मोहम्मद फारूक, तिलक राज, मोहम्मद सफवान, मोहम्मद सऊद, मिस्टर किशोरी लाल, अरशद, ये वो नाम है जो लोग घायल हुए। और जो अननोन जिनकी डेथ हुई उनका नाम नहीं पता चल पाया। तो कृपया करके ये भी मैं अपने जो सुधी दर्शक हैं उनसे ये कहूँगा कि अगर ये आतंकी हमला सरकार बताती है, तो इस ट्रैप में हमको नहीं फंसना। हमें अपने देश को इससे भी बचाना है कि वैमनस्यता ना फैल पाए। क्योंकि जो नाम सामने आ रहा है, आदिल, जिसके पास से जो सारा हथियार मिला था, अभी ये जो गाड़ी है आदिल की बताई जा रही है ना, तारिक है। और उसके अलावा एक और अपडेट ये है कि GHQ रावलपिंडी में जो पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो शुरू हो गई है पिछले 1 घंटे पहले, तकरीबन 12:30 के आसपास। पहले ये बोला जा रहा था कि इस किस्म की मीटिंग जो है कल बुलाई जाएगी, लेकिन अभी के हालात ये हैं कि वहाँ पे हमारे पास जो सोर्सेज से खबर आ रही है कि वहाँ पे मीटिंग चल रही है। उसमें कई कोर कमांडर के साथ में आर्मी के जो टॉप ब्रास है पाकिस्तान का, वो वहाँ पे मौजूद है। और दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि गृह मंत्री लगातार जो है वो पुलिस के टॉप ब्रास से और इंटेलिजेंस के लोगों से लगातार राब्ते में है, और इस पूरे की पूरी घटना के ऊपर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि इसमें प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री के साथ बात की। 2 बातें हैं कि आप ये देखेंगे, आपको जगह जगह ये बोर्ड लगे हैं, आप CCTV कैमरे की निगरानी में, अगर गाड़ी चलाते हुए रेड लाइट सिग्नल पर रोकी गई, ग्रीन सिग्नल होने के बाद उसे नहीं बढ़ाया जा रहा था, पीछे से लोग हॉर्न बजा रहे थे और गाड़ी में ड्राइवर मौजूद नहीं था, और अगर गाड़ी उस सिग्नल तक पहुंची, इसका मतलब कि वो रोबोटिक कार तो थी नहीं। अगर वो i10 थी तो उसको कोई चला के लाया था, तो जो चला के लाया था उसकी CCTV फुटेज ज़रूर मिलेगी सुरक्षा एजेंसियों को। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, वो चेहरा सामने आएगा। दूसरी बात ये कि जो भी इसमें शामिल लोग हैं, वो जो एक मॉड्यूल समझ में आ रहा है जो फरीदाबाद से, क्योंकि इसी सेम गाड़ी का चालान 20 तारीख को फरीदाबाद में 1700 रुपये का होता है, रात के 12 बजे नॉन पार्किंग जगह के लिए, कि पार्किंग गलत जगह पार्किंग की गई है। तो ये एक बात ये सामने आएगी। दूसरी बात, जो चूँकि ये इलाका बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इसका मतलब इसे टारगेट किया गया था, पहले से चिन्हित किया गया था। मेरे साथी असद हैं जो कैमरे के पीछे हैं। अबे मैं तुमसे कहूँगा कि इस कैमरे को पकड़ो, क्योंकि असद को इस इलाके के बारे में काफ़ी जानकारी, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो कैमरे के पीछे है वो कैमरे के आगे आकर के जानकारी नहीं दे सकता। असद, बताओ थोड़ा सा इस इलाके के बारे में जहाँ ब्लास्ट हुआ, और अगर इधर उधर होता तो और क्या होने के। तो अभी हम चांदनी चौक में खड़े हैं, मेन चांदनी चौक में। मेरे जस्ट पीछे रेड फोर्ट है, और जहाँ धमाका हुआ वो गेट नंबर 4 के पास हुआ है। तो गेट नंबर 4 के बजाय अगर आप कश्मीरी गेट से दरियागंज की तरफ जाते हैं तो उस रोड पर धमाका हुआ है, कश्मीरी गेट की तरफ जाने वाले रोड पर नहीं हुआ है। तो एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये, अभी मंडे है, आज मंडे, तो मंडे ये छुट्टी का दिन होता है। अगर ये संडे होता या ट्यूसडे भी होता तो जितनी कैजुअलिटीज़ अभी हुई हैं उससे ज़्यादा डबल या ट्रिपल भी हो सकती थी। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि आज छुट्टी का दिन था। अच्छा, मंडे मार्केट बंद रहती है? मंडे मतलब काफ़ी मार्केट यहाँ बंद होती है। यहाँ पे अगर इधर उधर कहीं और धमाका होता तो कैजुअलिटी और हो सकती थी। अगर कहीं गाड़ी और प्लेस की जाती किसी और भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो कैजुअलिटी और ज़्यादा हो सकती थी। लेकिन अभी जो सूचना आ रही है वो 10 लोगों के जान जाने की है।
विनय, अगर कोई और अपडेट आप आखिर में देना चाहें? जी, अब जो है पाकिस्तान जो ISPR है, पाकिस्तानी एजेंसी ISI जो है, उनके जो ट्राउट हैंडल हैं, उनके जो ऐसे हैंडल हैं जो उनका नैरेटिव चलाते हैं, वो इस पूरे के पूरे अपडेट, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को भारतीय सेना का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहना शुरू कर चुके हैं, करार देना शुरू कर चुके हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक सैनिक टर्म है। इसका मतलब होता है कि कोई सरकार, कोई सेना अपने ही लोगों को, अपने ही लोगों पे ऊपर हमला कर दे ताकि वो उसका इल्ज़ाम जो है विरोधी पे डाल दे। इजराइल के ऊपर इस किस्म के आरोप लगते रहे हैं और तमाम अमेरिका की सेनाओं के ऊपर, CIA के ऊपर इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं। तो ये नैरेटिव इन लोगों ने पहलगाम के समय भी चलाया था, ये नैरेटिव इन लोगों ने पुलवामा के समय भी चलाया था, और ये नैरेटिव जो है वो सोशल मीडिया पे और वहाँ के टेलीविज़न मीडिया पे, वहाँ के अखबारों में, न्यूज़ वेबसाइट्स में ये शुरू हो चुका है, जो हम लगातार जो ऑब्जर्व कर रहे हैं पाकिस्तान का मीडिया। और ऐड करना चाहूँगा, मतलब जब हम चल फिर रहे हैं, चूँकि इधर पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा है तो हम इसके आगे नहीं जा सकते, लेकिन मतलब बताते हुए डर लगता है, रूह कांपती है और कई बार अंतर्मन और चेतना हिल जाते हैं। जिस इलाके में हम खड़े हैं, जब ब्लास्ट हुआ ना, तो आसपास के इलाकों में, आसपास के घरों में मांस के लोथड़े उड़ के गए। हमने अपनी आंखों से देखा है, हम कैमरे पे नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत सेंसिटिव है। बहुत बच्चे देखते हैं, बहुत महिलाएं देखती हैं, बहुत सारे पुरुष देखते हैं जो इतनी तकलीफ़, इतनी वेदना नहीं झेल सकते। 10 लोगों की जान गई है और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि 2014 के बाद से ये कहा जा रहा था, हर बार सफलता की श्रेणी में गिना जाता था कि देश में कश्मीर घाटी और सैनिक आउटफिट के अलावा हमले नहीं हुए हैं। लेकिन अगर ये आतंकी हमला है, क्योंकि NIA के इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, क्योंकि बाकी सुरक्षा एजेंसियाँ एक्टिव हैं, और एक बात और यहाँ पे कि सुरक्षा एजेंसियों ने भांप तो लिया था कि कुछ प्लानिंग है, कुछ तैयारी चल रही, तभी फरीदाबाद में पकड़ हुई, तभी कश्मीर में छापेमारी हुई, तभी तमाम जगहों पे सब कुछ समझ में आ रहा था। लेकिन ये लास्ट लेग जो था, ये शायद पकड़ में नहीं आया और उसकी वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ। 10 लोगों की जान गई, अभी नाम नहीं सामने आए, लेकिन 22 लोग घायल हैं। ये स्पष्ट बताता है कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, और वो भी बिहार के दूसरे चरण के मतदान से ठीक 1 दिन पहले हुआ। तो सवाल उठता है, क्योंकि बार बार जब ये बात कही जाती है कि देश सुरक्षित हाथों में है, प्रधानमंत्री ये बयान देते हैं, तो अब उस बयान पे सवाल उठेगा कि क्या वाकई देश सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि इस तरह का हमला अभी तक नहीं देखा गया। तो एक सुरक्षा एजेंसियों पे प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाएगा, गृह मंत्री से सवाल पूछा जाएगा। दोनों लोग आपस में बैठक कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा धमाका दिल्ली में सालों बाद हुआ है, क्योंकि सालों से इस बात को लेकर के पूरे देश के लोग नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ़ करते थे, और करना भी चाहिए था, क्योंकि तब देश में एक दौर था जब अलग अलग शहरों में न जाने कब धमाके हो जाएं, किसी को पता नहीं होता था। अलग अलग शहरों में कब कौन मेट्रो से निकलते हुए, ट्रेन से निकलते हुए, बस से निकलते हुए, किसी बाज़ार में चलते हुए मारा जा रहा था। जब UPA की गवर्नमेंट थी, तब लोगों को इस बात की चिढ़ थी, लोग डरते थे कि वो घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन वो डर एक बार फिर से सालों बाद लोगों के मन में आया है। मैं यहाँ लोगों से जब बातचीत कर रहा हूँ तो लोगों की बातचीत से समझ में आ रहा है, लोगों के उस रवैये से समझ में आ रहा है, क्योंकि वो खौफ, वो धमाके की आवाज़ जिसने सुनी है उसके कानों में अभी तक गूंज रही है। वो डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है। और मैं उस रिपोर्टर के बारे में सोच रहा हूँ, वो जो लड़का माइक बना रहा होगा, हमारे जैसा ही कोई रिपोर्टर रहा होगा। मात्र 100 मीटर की दूरी पे इतना ज़बरदस्त धमाका हुआ है कि आसपास लोगों के शरीर के टुकड़े पड़े हुए हैं, आसपास गाड़ियों के कलपुर्जे पड़े हुए हैं, आसपास जो है मतलब एक दुर्गंध है उस इलाके में। तो ये मतलब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इस सवाल को जवाब देना पड़ेगा, इसको टैकल करना पड़ेगा। विनय, कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं दरअसल हम पत्रकार जो हैं वो सवाल हमको पूछना भी चाहिए, हम सवाल पूछते भी हैं और यही हमारा काम है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जिनको नहीं कहा जाएगा अगर, तो ये सारी रिपोर्ट जो है अधूरी रह जाएगी। पिछले 30 दिनों में आप ये समझिए, अहमदाबाद में इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पकड़ की है, हैदराबाद में हुई हैं, फरीदाबाद में हुई हैं, दिल्ली में ISIS का फिदाइन स्क्वाड जो है, जो ट्रेनिंग ले रहे थे, मतलब आत्मघाती हमले करने के लिए, वैसे 2 लोगों को पकड़ा गया जो इस चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे थे। तो पिछले 30 दिनों में लगभग 5 से 6 जगहों पे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जाके जो है एक्टिव, मैं इसी एक बात बोला मैंने कि आपको, लेकिन कि एक दिक्कत एक क्या, इंटेंशन मिल रहा था। हाँ, दिक्कत क्या है अभिनव, कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ में दिक्कत ये है कि वो अपने काम के लिए कभी नहीं पहचानी जाती हैं। उनको हमेशा याद रखा जाता है उनके फेलियर्स के लिए, और ये उनके इस प्रोफेशन जो है इस तरीके की स्थितियों के लिए अभिशप्त है। हम ये समझते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है पिछले दौर में
उन्होंने काफ़ी एक्टिवली इस पूरी घटना को रोकने की कोशिश की, लेकिन जो है ये चूहे बिल्ली का खेल है और आखिर में जो है वो उस पूरे के पूरे जो है मॉड्यूल को नहीं तोड़ पाए, ब्रेक नहीं कर पाए। इसको आप फेलियर कह लीजिए, इसको आप जो है गलती कह लीजिए, जिस तरीके से भी परिभाषित करने की कोशिश करें, लेकिन सिर्फ जो है एक पक्ष नहीं है कि उनसे गलती हुई। इंटेलिजेंस एजेंसियाँ क्या कर रही थी, हमारा फेवरेट सवाल होता है, गृह मंत्री क्या कर रहे थे, है ना, पुलिस क्या कर रही थी, खुफिया विभाग क्या कर रहा था, ये बहुत साधारण सवाल है। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं जो लगातार इन सारी चीज़ों को कवर करते हैं, इन पर नज़र बनाए रखते हैं, हम ये भी देख रहे हैं साथ साथ जो है इंटेलिजेंस एजेंसियाँ लगातार काम करने की कोशिश कर रही हैं। ट्रेन समय से चल रही है तो खबर नहीं है, लेकिन अगर लेट होगी, पटरी से उतरेगी तो खबर है। हमारा तो काम ही सवाल करना ये है। जो हुआ है, मैंने इसीलिए बोला कि सुरक्षा एजेंसियों को ये भाप मिल रहा था कि कुछ हो सकता है या कुछ होने का प्लान चल रहा है। असद रुक जाना, पीछे मत जाना, पीछे बैरिकेड लगा हुआ है। तो लेकिन लास्ट लेग में ये धमाका हुआ और ये अपने आप में बहुत ही, वो तारीख जो है 10 नवंबर की ब्लैक मंडे के रूप में दर्ज हो चुकी है। अब जो चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि देखिए एजेंसियां लगेंगी तो पीछे जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है वो कोई बचेगा नहीं, वो सब पकड़े जाएंगे, उनका सबका हिसाब होगा। लेकिन जिनकी जानें चली गई उनका क्या, उनका अभी तक तो नाम भी नहीं सामने आया, अननोन लिख के आ रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, किसी हमले में, किसी हादसे में मरने वाला जो व्यक्ति होता है वो पहला होता है, मृतक पहला होता है, उसके बाद जो होता है वो संख्या होता है। हम पत्रकार भी अपनी भाषा में कहते हैं मृतकों की संख्या बढ़ कर के इतनी हुई। मौत पहली होती है, बाद में मृतकों की संख्या बढ़ती है। इसमें मृतकों की संख्या ना बढ़े, यही हमारी दुआ रहेगी। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरे साथी विनय, मेरे साथ असद, मेरे साथी अभय, ये सब लोग रात के 2 बजे ये आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ये जानकारी पहुंचा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि कल एग्ज़िट पोल है, कल हमने पूरी तैयारी कर रखी बिहार चुनाव के लिए, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। हमें पूरी रात जगना पड़ेगा, हमें पता है, कल भी पूरा दिन जगना पड़े, पूरी रात जगना पड़े, फ़र्क नहीं पड़ता। खबर हमारी पहली प्राथमिकता है, न्यूज़ पिंच की प्राथमिकता है, ग्राउंड फर्स्ट। हम ऐसे नहीं कहते। शुक्रिया, देखते रहिए न्यूज़ पिंच।